जो चैप्टर आज हम कवर करेंगे इन वन शॉर्ट रिवीजन, इट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। जब ये बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है बट बिजनेस को अफेक्ट करे, इसी को कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जहां जहां जिस रीजन में आती है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वहां काफी चीजों की डिमांड एंड सप्लाई भी इम्पैक्ट करती है। इकोनॉमी में जो अभी लीगल टेंडर नोट्स हैं, उनको हम लीगल टेंडर मानना बंद कर देते हैं, तो इसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। हेलो एवरीवन, तो बच्चों आई होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। इसी रिवीजन की सीरीज में आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के पार्ट से देखें तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज का हर चैप्टर अपने में एक अलग रोल प्ले करता है, जिसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो हियर आई एम, जहां मैं आपकी हेल्प करूंगी इस चैप्टर को इजी वे में वन गो में अंडरस्टैंड करने की, जहां हम कवर करेंगे इसके ऑल दी क्रूशियल एलिमेंट्स एंड हर एक एस्पेक्ट को इतनी आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप क्वेश्चन खुद से ही राइट कर सको, केस स्टडी को भी आसानी से समझ सको। तो जब होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, तब केस स्टडी को भी आंसर करना हो जाता है आसान। जब तक आपको एलिमेंट्स के बारे में, चीजों के बारे में सही से पता नहीं होता है, तब तक वो आंसर सही से बन नहीं पाता है। तो इन सभी चीजों को बेटा आपको रखना है ध्यान। तो ऐसा मत करना कि आपको लगे कि हाँ हमने चैप्टर पढ़ लिया। सिर्फ बिजनेस स्टडीज में जब आप रट के चले जाते हैं, ठीक है, बार बार एक ही चीज को अलग वे में अगर समझोगे नहीं और सिर्फ रट के चले जाओगे, तो आंसर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज में हम जो चैप्टर्स आज शुरू करेंगे, जो चैप्टर आज हम कवर करेंगे इन वन शॉर्ट रिवीजन, इट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है, क्यों कंसिडर करना जरूरी है और बिजनेस स्टडीज में इसका क्या रोल है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम इस सेशन में करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिए हैं कि इट्स अ व्हाट, यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है और फिर वो एनवायरनमेंट है। अब इसका थोड़ा मतलब नहीं समझे ना, देखो काश ऐसा होता कि अगर हमें सिर्फ अकेले चलना होता तो बहुत आसान था, ठीक है, पर जब हम रोज बाहर निकल रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हम यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा हर डिसीजन किसी ना किसी चीज की वजह से इम्पैक्ट होता ही है। ठीक है, चाहे वो आपका एडमिशन हो, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, चाहे आपका स्कूल जाना हो या फिर स्कूल में क्लासेस हो या फिर ट्यूशंस हो या फिर हमारे लेक्चर्स हो। ठीक है, अब अगर देखा जाए, मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, मैंने तो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया अपनी पूरी मेहनत के साथ। सपोज इसमें हो जाए कोई टेक्निकल ग्लिच, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? बिल्कुल नहीं। पर क्या इसने मेरे लेक्चर को इम्पैक्ट किया? बहुत ज्यादा। मेरा लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ ही नहीं पाए और आप लोग उसे देख नहीं पाए टाइम पे। तो ये क्या है? ये एनवायरनमेंट है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। आपका स्कूल जाना समझ लेते हैं, आप स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे उठे, रेडी हुए, सब कुछ तैयार था, उस दिन मूड भी अच्छा था कि आज तो जाना है, गेम पीरियड भी है, मजा आएगी। बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश, ठीक, क्या अब आप स्कूल जा पाओगे? स्कूल से आ गया एक नोटिस कि बहुत तेज बारिश के चलते आज हो गई छुट्टी। तो खुशी तो बहुत होती है, पर उस दिन नहीं जिस दिन गेम्स का पीरियड होता है, क्योंकि उस दिन तो होता है गेम्स के रूम से बास्केटबॉल, फुटबॉल इशू और उस समय सब मिलके साथ में खेलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? आपका मन भी था, आपने तैयारी भी की थी, परमिशन भी थी, क्लास भी लगी थी बकायदा, बट बिकॉज ऑफ रेन फैक्टर क्या हुआ? सारे प्लान्स खराब। ठीक है, सो क्या ये आपके कंट्रोल में था? बट क्या इसने आपके इस डिसीजन को, स्कूल जाने के डिसीजन को, जो आपकी प्लानिंग थी स्कूल की, वो खराब नहीं करी? करी ना। तो ये जो चीज हमने अभी यहाँ अंडरस्टैंड करी है, दिस इज एनवायरनमेंट इन विच यू ऑल्सो वर्क। तो जब भी हम अपनी बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन की बात कर, आपकी मेरी, ठीक है, बाकी सबकी बात कर रहे हैं, सो वी वर्क इन अ एनवायरनमेंट जो कि हमें इम्पैक्ट करता है ना। तो ये हमारे डिसीजंस को, हमारी वर्किंग को, हमारी प्लानिंग को, हर चीज को इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्या बिजनेस को नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, बिजनेस भी ऐसे ही होते हैं बच्चों। बिजनेस अकेले नहीं चलता है,
काश अकेले चलता तो उसे कुछ किसी को ना देखना पड़ता, ना किसी को एनालाइज करना पड़ता, ना किसी को समझने की झंझट होती। तभी तो लोग कहते हैं जॉब तो एक बार फिर भी कह लें कि आसान होती है, बट बिजनेस तो इज लाइक अ बेबी जिसको हमेशा ध्यान देना पड़ता है, एंड इट्स ऑल टाइम बेबी। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है कि एक बार एक ग्रोथ स्टेज पे आने के बाद फिर ध्यान देना बंद करना पड़ता, नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा देखना है, हमेशा समझना है, हमेशा सारे एलिमेंट्स को देख के चलना है। बिजनेस करना कोई बहुत आसान बात नहीं है। हम यहाँ पे इसीलिए बिजनेस स्टडीज का पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ताकि बिजनेस करने की कैपेबिलिटी, स्किल पहले से सबको पता हो, उसके बारे में सबको पहले से आइडेंटिफाई हो और उसके बारे में पहले से नॉलेजेबल हो। ऐसा ना हो कि मिस्टेक कर करके सीखेंगे, अरे ये भी देखना होता है, अच्छा ये भी सोचना पड़ता है, हाँ इसको भी फैक्टर कंसिडर कर लेंगे तो बिजनेस अच्छा चल जाता। तो इन सब से बचने के लिए आपको कई मल्टीपल लेवल्स पे, पहले स्कूल लेवल पे, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको बिजनेस के बारे में अलग अलग तरीके से रूबरू कराया जाता है, ताकि आप एक्सपर्ट हो जाओ और आप भी एक दिन इस देश का सबसे अच्छा बिजनेस चलाओ। एंड यही उम्मीद के साथ आगे आपको बढ़ना भी चाहिए कि कल को अगर आप कुछ टाइम पीरियड के लिए जॉब कर भी रहे हो तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी, स्किल्स जनरेट होनी चाहिए, आपका मेंटल लेवल इतना कह सकते हैं ग्रो करना चाहिए कि आप आगे जाके एक अच्छा बिजनेस ओपन कर सको। उसके लिए हर एक एस्पेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो फिर दिक्कत होती है, फिर कहीं ना कहीं सीखना पड़ता है, बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। सीखोगे बिजनेस करते समय, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं, पर जब आप पहले से भी पढ़ रहे हो ना, तो जब आप खुद बिजनेस करोगे तो आप इनको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा पॉइंट आता है कि जैसे हमारे लाइफ के डिसीजन, हमारे डे टू डे के डिसीजन काफी चीजों से इंपैक्ट करते हैं। जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, ठीक है, बारिश आ गई, टीचर एब्सेंट हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे डिसीजन को इंपैक्ट कर रहे हैं, जो हमारे पूरी प्लानिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह बिजनेस में भी होता है। बिजनेस भी अकेले नहीं चलती है, अकेले चलती होती तो कितना तो आसान होता, ठीक है, बट बिजनेस भी इन सभी इन्वायरमेंट के साथ हाथ में हाथ डाल के चलती है, एंड अगर सही से संभाला नहीं तो बिजनेस जाता है ढह। ठीक है, तो यही करना है, हमें देखना है, यही होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। यूनिवर्स में सब आता है, सब में बिजनेस भी आता है, ठीक है, और बिजनेस अगर देखा जाए उस यूनिवर्स में जो सब आता है उसमें बाकी एस्पेक्ट भी आते हैं, एनवायरनमेंट भी आते हैं, जिसमें वो बिजनेस क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यही कह देंगे कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो आसपास का आउटसाइड नेचर है, आउटसाइड एनवायरनमेंट है, जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, इसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, दी थिंग्स दैट आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस कंट्रोल तो नहीं कर सकता, बट ऐसा भी नहीं कि बिजनेस के डिसीजन को, प्लानिंग को, डिमांड को, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट ना कर रहा है। कभी कभी गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से कोई एक बिजनेस शुरू तक नहीं कर पाता। ठीक है, आपके अंदर है इच्छा शुरू करने की, आपके पास प्लान भी बहुत अच्छा है, फंडिंग भी है, ठीक है, सारे रिसोर्सेज है, पर परमिशन नहीं है। परमिशन मिलने में 3-3, 4-4 साल लग रहा है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस करना है जिसके लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, कर सकते हो? नहीं ना, जब तक पेपर वर्क अच्छा नहीं है। तो यही तो है बिजनेस एनवायरनमेंट। द फैक्टर्स दैट आर नॉट इन अवर कंट्रोल, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारे कंट्रोल में काफी फैक्टर नहीं है, हमारी काफी प्लानिंग खराब हो जाती है, ठीक है, काफी डिसीजन बदल जाते हैं, उसी तरह बिजनेस के भी कंट्रोल में काफी फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को जो कि उनके कंट्रोल में नहीं है और उनको इंपैक्ट कर रही है, इफेक्ट कर रही है, ठीक है, उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप डेफिनेशन क्लियर है। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। दैट्स व्हाट द मीनिंग इज, जो हमने अभी समझी। ठीक है, वो सभी फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और वो सारे फोर्सेस जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं। जब ये बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है बट बिजनेस को अफेक्ट करे, इसी को कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एक केस स्टडी समझ लेते हैं। जैसे कि धर्मवीर काम्बुज थे भाई साहब, ठीक है, इन्होंने एक, ये रिक्शा पुलर थे, बट इन्होंने, ये थोड़े इंटेलिजेंट भी थे, इनका साइंस की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान था, तो इन्होंने एक मशीन इन्वेंट करी।
मशीन इन्वेंट करी, फूड प्रोसेसिंग की मशीन बनाई इन्होंने, बट उनको सपना पूरी तरह पूरा तो नहीं हो पाया क्योंकि वो कहीं लैग कर रहे थे। एक टेक्निकल ग्लिच बार बार आ रहा था, इनकी मशीन ओवरहीट हो जा रही थी, इस वजह से इस प्रोडक्ट को कभी उतार ही नहीं पाए। ठीक है, अब यहाँ पे जब इन्होंने किसी तरह एक जो चैलेंज उनको फेस करना पड़ा डेवलप करते थे, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्शन था काफी डिले हो गया और इन्होंने रोज अपने उसी रिक्शा पुलिंग बिजनेस से पैसे किसी तरह बचा बचा के इस मॉडल में लगाए। ठीक है, तो ये काफी समय पहले लॉन्च हो जाता अगर ये टेक्निकल ग्लिच ना होता। ठीक है, सो टेक्निकल चैलेंज आया जिसे उसने सॉल्व भी किया, बट सॉल्व करना पड़ा ना, फेस करना पड़ा ना, डिले तो हुआ ना। ठीक है, तो ये जो डिले हुआ, ओवर हीटिंग का डिले, ठीक है, ये इशू था जो कि उनको सॉल्व करना पड़ा। अगर ना करते तो क्या वो बिजनेस कर सकते थे? फूड प्रोसेसिंग जो मशीन बना रहे थे, नहीं कर सकते थे ना। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट था जो उनके कंट्रोल में तो नहीं था, अकर हुआ, पर उन्हें डील तो करना पड़ा ना, डील करना पड़ा, टैकल करना पड़ा, सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी। ठीक है, तो ये हैंडल किया तब जाके उन्हें ये आगे वो बढ़ पाए। जैसे ही वो आगे बढ़े तो उनको इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए उनको एक्स्ट्रा फंडिंग की जरूरत पड़ गई। उन्होंने इसको भी हैंडल किया, इसको भी यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि फंड किसी तरह अरेंज किया, इन्हें एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ी, इसे कहते हैं इकोनॉमिक चैलेंज। ठीक है, किसी तरह इन्होंने इसको भी अरेंज किया। ठीक है, फाइनली इन्होंने फूड प्रोसेसिंग मशीन एनेबल करी और उसको चलाने के लिए, उसको कारगर करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के वुमेन्स को एम्प्लॉय किया। ठीक है, उन्होंने हेल्प करी उनको एम्प्लॉयमेंट देके। तो यहाँ पे इन्होंने सोशल इम्पैक्ट किया, इनके इस इन्वेंशन से सोसाइटी का भला हुआ, सोसाइटी के सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन का भला हुआ। ठीक है, तो इस केस स्टडी में देखो एक बिजनेस ने कितने सारे एनवायरमेंट्स का इम्पैक्ट दिख रहा है। ठीक, टेक्निकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट। सो बिजनेस कभी भी अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, यही इस केस स्टडी का इंसाइट है। ठीक है, दैट्स व्हाट द इंसाइट ऑफ दिस केस स्टडी, कि बिजनेस डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। कोई आइसोलेशन अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है along with the forces of the environment which is uncontrollable in nature, which can exist, which can come at any time in any view. ठीक है, so yes, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं ये फोर्सेस, बट इन्फ्लुएंशियल होते हैं। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या है? इम्पैक्ट करेंगे, ग्रेट इम्पैक्ट हो सकता है, कम इम्पैक्ट हो सकता है, दैट डिपेंड। तो उन्हीं को हम बिजनेस एनवायरनमेंट करते हैं विच आर अनकंट्रोल इन नेचर बट दे हैव द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम और जानेंगे फीचर्स क्या करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था बिजनेस स्टडीज में हम फीचर्स पढ़ते हैं क्योंकि वो और बताते हैं उस चीज के बारे में। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम देखें, जैसे आप इसको याद कर सकते हो CDTRSI के नाम से, कॉम्प्लेक्स डॉक्टर ट्रीट रिस्की सिक इंडिविजुअल्स। ये आपका लाइन हो सकता है याद करने के लिए, CDTRSI। ठीक है, आप एक एक करके सबका मतलब देखते हैं। C का मतलब है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना आसान होता ही नहीं है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट कीप्स गेटिंग चेंज। ठीक है, सो अगर हम ओवरऑल देखें इसे, कभी हमें इकोनॉमिक पार्ट पे समझना है, कभी सोशल पार्ट पे समझना है, कभी लीगल पार्ट पे समझना है, कभी कस्टमर का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जा रहा है, कभी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सो इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, इसमें बहुत सारी फोर्सेस आती हैं विच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एक एक करके समझेंगे तो फिर भी समझ में आ जाएगा। एनालिसिस अगर एक एक करके करोगे तो भी आसान पड़ेगा, बट ओवरऑल एक साथ समझेंगे टोटल तो मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फोर्सेस है। बहुत सारी फोर्सेस मतलब ऐसे एनवायरमेंटल अगर देखा जाए, सोशल लेवल पे हो सकता है, टेक्निकल लेवल पे हो सकता है, इकोनॉमिक लेवल पे हो सकता है, लीगल लेवल पे हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए नेचुरल लेवल पे भी हो सकती हैं चीजें। ठीक है, तो ये सारी फोर्सेस हमें देखना पड़ेगा कौन सा एनवायरमेंट किस तरह से बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वन बाय वन टैकल करना है, एक एक करके समझना है। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिकॉज इट कंसिस्ट नॉट वन एनवायरनमेंट बट द मल्टीपल फोर्सेस, जिसको हमें अलग अलग लेवल पे समझना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल पीछे दिया था। नेक्स्ट, इट्स डायनेमिक इन नेचर। यस, डायनेमिक तो है नेचर में,
मतलब इट कीप्स गेटिंग चेंजेस। डायनेमिक का मतलब क्या है? चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इट इज डायनेमिक इन नेचर, मतलब इट डजंट रिमेन कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार समझ लिया बस हो गया, नहीं। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा एनवायरनमेंट आपको किस लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को, आपको फिर उसको एसेस करते रहना है। चेंजेस क्या हो रहे हैं, ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं। आज के टाइम पे अगर देखें, पहले, बहुत पहले अगर बात करें, नोकिया कितना फेमस था। नोकिया अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत फेमस था कि नहीं था, ठीक है। बट नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया विद द चेंज इन द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे यूजर्स स्मार्ट होते गए, जैसे जैसे यूजर्स को और ऑटोमेशन चाहिए था, नोकिया ने अपने आप को उस तरह से अपग्रेड नहीं किया। बट सैमसंग और एप्पल ने किया। तो आज अभी सबसे हाईएस्ट सेलिंग फोन किसके हैं? एप्पल और सैमसंग की पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी कहता है कोई अच्छा फोन क्या हो, भले ही महंगा है, पर लोग एप्पल का नाम ले रहे हैं ना। तो ये एग्जांपल है कि इफ यू कीप दी अडेप्टेबिलिटी, अगर हम अडेप्ट करते रहेंगे चेंजेस को, तो ही हमारा फायदा। जो चेंज हो गया वो फायदे में, जिसने चेंज होने से मना कर दिया उसका नुकसान। अब जैसे आपसे कहा जाए कि आप 12th के कोर्स से कंफर्टेबल थे, बट आपको फिर 12th पास करके कॉलेज में जाना था, आप कॉलेज के सिलेबस से कंफर्टेबल नहीं थे, ठीक है। आपने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे 12th का ही पढ़ना है, 12th का बहुत आसान था, हम तो यही पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे कॉलेज का कोई भी सेमेस्टर सिस्टम, एंड देन पेपर इतने सारे हैं, एक सेमेस्टर में 6 पेपर हैं, अगले सेमेस्टर में 6 पेपर और हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे। तो क्या होगा? सिस्टम तो आपके लिए चेंज होगा नहीं। इसमें क्या आ जाती है? पैक आ जाती है, फेल हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी, जिसने अडेप्ट कर लिया। अभी आप जैसे साल में एक बार एग्जाम दे रहे हो, हाफ ईयरली दे दिया आपने, प्री बोर्ड दे दिया, इस तरह से आपका बार बार एग्जाम नहीं होगा। सीधे आपका फाइनल हो रहा है और आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम्स हो गए, बस। आपका फिर अलग से वाइवा हो रहा है, असाइनमेंट जो पहले जिस तरह से बनाते थे उस तरह से नहीं बनाना है, थोड़ा एडवांस लेवल बनाना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाना है। बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं कॉलेज लाइफ में। पर आप अगर उसे अडेप्ट करने से मना कर दो तो क्या होगा? आपके ग्रेड्स पे इम्पैक्ट आएगा ना। इसी तरह से ये क्या है? डायनेमिक इन नेचर। अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं करोगे, अडेप्ट नहीं करोगे एनवायरनमेंट को, तो आप पीछे रहोगे और आपके साथ वाले आगे बढ़ जाएंगे और आप फिर वही पीछे रह जाओगे। फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप पे कभी ना कभी आपको ये रियलाइज होगा कि चलो कर लेते हैं, क्योंकि करना ही है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो देर सवेर आप जागोगे, पर तब तक हो सकता है बहुत देर हो, आपके दोस्त काफी आगे निकल चुके हो, वो काफी अच्छा कमा रहे होंगे तब तक, ठीक है। सो ये होता है डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। इसी तरह बिजनेस कीप गेटिंग चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडेशन, शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर टेस्ट, ठीक है। पहले ऑफलाइन बहुत सामान बिकता था, अब ऑनलाइन बहुत बिकता है। पहले हर कोई कैश में पेमेंट करता था, अब हर कोई यूपीआई कर रहा है। कहीं भी जा रहे हैं, अरे यूपीआई चलता है, अरे यूपीआई नहीं चल रहा तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ये कस्टमर्स में की प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है। अब हम शॉपिंग आसानी से कहाँ कर सकते हैं? वहां जहां पे हमें यूपीआई पेमेंट एनेबल हो। नहीं होता है तो हम उस जगह से सामान नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि कैश होता ही नहीं है, ठीक है। आप बहुत हार्डली लोग कैश रखते हैं, ठीक है। इवन आपके घर पे अगर मम्मी पापा को पेमेंट करनी है, दे हैव शिफ्टेड देयर मोड ऑफ पेमेंट। यूपीआई में बहुत सारे लोगों ने चेंज कर लिया। बहुत कम लोग ऐसे हैं, अभी भी पॉपुलेशन का अभी भी एक ऐसा मेजर हिस्सा है जो अभी भी कैश मोड ही कर रहा है। बट वो पोर्शन अब कम हो गया, पहले वो पोर्शन ज्यादा था, अब कम हो गया, तो इसे शिफ्ट कहते हैं। अब इवन आप देखोगे, छोटे से छोटा वेंडर, छोटे से छोटे स्टॉल वाला भी, सब्जी बेचने वाला भी अब यूपीआई पेमेंट के लिए स्कैनर रखता है, ताकि उससे कोई पेमेंट मिस ना हो जाए, ठीक है। वो कैश भी ले रहा है और यूपीआई पेमेंट भी ले रहा है। अब वो खुद ही कह रहा है कि भैया चेंज क्या मांगोगे, आप एक काम करो, इतना पैसा यूपीआई कर दो। तो ये चेंज आया ना। अगर ये छोटे वेंडर अडेप्टेबिलिटी ना करें, तो ये इनका बिजनेस भी, इनको फिर सेल करना मुश्किल हो जाएगी। कोई कैश ही नहीं रख रहा है, बहुत कम लोग कैश रख रहे हैं, तो पूरे दिन में जहां 20 कस्टमर को बेच सकते थे, सिर्फ 10 को बेच रहे हैं। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। सोचो, छोटे लेवल पे होने के बावजूद, ठीक है, फिर भी उन्होंने यूपीआई स्कैनर का अरेंज करके उससे पेमेंट इनेबल करी, ताकि कोई भी कस्टमर इससे चला ना जाए कि अच्छा आपके पास तो यूपीआई नहीं है, हम तो कैश रखे नहीं है, ठीक है। इवन जिनके पास खुद का नहीं होता है, वो अपने साथ वाले के में करवाते हैं कि भाई आप ले लो, मैं आपसे बाद में कैश ले लूंगा। सी हाउ दे आर अडेप्टिंग द चेंज इन द कस्टमर प्रेफरेंस, इवन दे आर एट सो लार्ज, सो स्मॉल स्केल, है ना। इसी को कहते हैं डायनेमिक इन नेचर। जो चेंज हो गया
वो आगे है, जो चीज नहीं है वो पीछे खड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सो अगर हम देखें यहाँ पे कोई एक फोर्स नहीं है, देयर आर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था एक्सटर्नल एलिमेंट में कोई एक फोर्स नहीं है, देयर आर मल्टीपल फोर्सेस। तो आपको मल्टीपल लेवल पे चीजें समझनी पड़ती है, सोशल लेवल पे, एंड सोशल लेवल हो गया, इकोनॉमिक लेवल हो गया, लीगल लेवल हो गया, टेक्निकल लेवल हो गया, डिमांड है, सप्लाई है, बहुत सारी एस्पेक्ट हैं। तो दिस इज नॉट दी वन एस्पेक्ट। हमें यहाँ जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम सारे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं। देयर इज नॉट ओनली सिंगल फोर्स, देयर इज अ मल्टीपल फोर्सेस, देयर आर मल्टीपल फोर्सेस। ठीक है, एक फोर्स इम्पैक्ट करी तो फिर भी आसान होता, हमें तो यहाँ मल्टीपल लेवल पे चीजें चेक करनी है। लीगल लेवल को भी ध्यान रखना है, टेक्निकल लेवल भी ध्यान रखना है, कंज्यूमर लेवल भी ध्यान रखना है, एज प्रेफरेंस भी देखनी है। तो हर चीज पे देखना है कि कहाँ हम जिस भी रेंज में, जिस भी इन्वायरमेंट में बिजनेस कर रहे हैं वो सारे हमें कीप इन चेक करना है, टोस पे एकदम रहना है कि हाँ जिस हिसाब से बिजनेस, जिस हिसाब से आगे इन्वायरमेंट चल रहा है हमें उसी हिसाब से बिजनेस को इवॉल्व करना है। नहीं करेंगे तो बिजनेस पीछे हो जाएगा, बिजनेस जल्दी बंद भी हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं बिजनेस शुरू करना तो आसान होता है, सबसे मुश्किल होता है उसे चलाना। ठीक है, आपसे कंपटीशन में अगर कोई बिजनेस आ गया, उसे लगा वो अच्छा कर रहा है, वो सबसे पहले पता है क्या करता है, जैसे ही अच्छा करने लगता है वो अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेस को खरीदना शुरू करता है। क्यों? ताकि खाली वो एक अकेला रहे। आप चाहे किसी भी सेक्टर में बात कर दो, किसी भी, ठीक है, हर कोई हर जगह इसी कंपटीशन को एलिमिनेट करने में लगा है। वो कोशिश यही कर रहा है कि उससे जो नेक्स्ट बेस्ट है उसको खत्म करो, उसको अपने अंदर ले लो, अपने अंदर अपने साथ मिला लो। ठीक है, तो ये है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देयर इज नॉट ओनली वन फोर्सेस, देयर आर मल्टीपल, जिसको हमें एनालाइज करना है। ठीक है, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब अगर हम देखें ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ऐसा नहीं होगा बच्चों की हर जगह सेम है। ठीक है, ये डिफर करता है कैसे, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, इवन इंडिया में स्टेट टू स्टेट डिमांड बदल जाती है। ठीक है, आप जैसे ऐसे बात करेंगे, यूपी में ही बात करें तो यूपी में कुछ शहरों में आलू के बताशे बहुत फेमस है और कुछ शहरों में मटर के बताशे बहुत फेमस है। देखा टेस्ट में डिफरेंस, बहुत ही छोटे लेवल का चेंज है। अब थोड़े बड़े लेवल पे आ जाओ, मतलब ये छोटी से छोटी चीज बड़े से बड़े चेंज पे। ठीक है, कहीं पे बिरयानी थोड़े अलग अंदाज से पसंद की जाती है और कहीं पे अलग। हैदराबाद के लोग कहते हैं हमारी बिरयानी बहुत अच्छी है, लखनऊ के लोग कहते हैं कि हमारी बिरयानी बहुत है। ये कंट्रोवर्सी भी देखो कब से चली आ रही है। अब ये कस्टमर टेस्ट पे है, कुछ लोगों को वहां का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, कुछ को वहां का टेस्ट अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये रीजन टू रीजन देखो, डिमांड एंड सप्लाई अलग अलग है। आप देखो एक और चीज देखो, एसी की डिमांड कहाँ ज्यादा है, जहां गर्मी ज्यादा है। जैसे अब यहाँ पे अगर हम देखें दिल्ली है, नोएडा है, या फिर हम बात करें लखनऊ है, या उत्तर प्रदेश में जो कुछ ऐसे गर्म इलाके हैं, या राजस्थान में तो सबसे ज्यादा। ठीक है, उदयपुर, ये सब ये गर्म हो जाते हैं गर्मी में बहुत, तो यहाँ एसी की डिमांड ज्यादा होगी, महंगा भी मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज। बट अगर हम इसको एसी की डिमांड अगर हम चेक करें पहाड़ों पे, तो मनाली पे, ठीक है, जहाँ पे अच्छा खासा बर्फ पड़ती है, और जब बर्फ नहीं भी पड़ रही है तो भी वहां पे मतलब भर का ठंडा रहता है। ठीक है, तो उन्हें जरूरत ही नहीं है, नेचुरल एयर इतनी अच्छी आ रही है। ठीक, तो क्या वहां पे एसी की डिमांड होगी? आप कभी भी अच्छे होम स्टेज में चले जाओ, वो लोग एसी रखते ही नहीं है। आप बोलोगे एसी नहीं है तो कहेंगे हमारे यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, हम क्यों रखेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही मौसम ठंडा रहता है, कमरा रात में बहुत ठंडा हो जाता है, आपको इवन ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी रात में, है ना। तो ये देखो यहाँ पे एसी की डिमांड कम है और एक जगह एसी की डिमांड ज्यादा है। देखो इंडिया में ही कितना डिफरेंस आ जा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डिमांड अफेक्ट कर रही है ना, सप्लाई भी करेगी। ठीक है, क्लियर। सो इवन कंट्री टू कंट्री भी डिफर करेगी। अब देखिए साड़ी की डिमांड कहाँ ज्यादा होगी, इंडिया में कि फ्रांस में? इंडिया में ही ज्यादा है, ज्यादा पहनी जाती है। फ्रांस में अगर कोई पहन भी रहा है तो बहुत कम, लाइक यहाँ का 1% भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हाई डिमांड की बात करें तो यही बिकेगी, क्योंकि हर फंक्शन पे पहनी जा रही है, शादी में पहनी जा रही है। ठीक है, किसी को गिफ्ट देना है, किसी के लिए सामान लेना है, तो इट्स फॉर मल्टीपर्पज। पर वहां पे अगर कभी कभी कुछ मन किया, लोगों ने ऐसे ही आउट ऑफ फैशन पहन लिया ट्राई करने के लिए, तो इट इज वेरी लो इन डिमांड, या तो है ही नहीं।
हम तो ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद कोई पहनता होगा, एक दो लोग, पर हो सकता है नहीं पहनते हो, डिमांड ही नहीं है, मिलती ही नहीं वहां पे, बिकना जरूरी ही नहीं है जब डिमांड ही नहीं है। वही चीज बिकेगी ना जिसकी डिमांड है। अब कहते हैं यूएस में एक ट्रेंड आया था जब वहां पे इंडियंस को देखते हुए वहां पे लोगों ने साड़ी पहनना थोड़ा ज्यादा शुरू किया था, पर फिर भी इन कंपैरिजन टू इंडिया कम ही है ना। तो कंट्री टू कंट्री भी कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिमांड वेरी करती है। तो यही बता रहे, इट्स अ रिलेटिविटी, डिफर्स बाय रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री, कहीं हाई इन डिमांड है कहीं लो इन डिमांड है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वो फोर्सेस होंगे जो आपसे डायरेक्टली जुड़े होंगे, जैसे आपके इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर। इनका जो भी चेंज इन पैटर्न होगा, काम करने का तरीका अगर चेंज होगा, खरीदने का तरीका चेंज होगा, टेस्ट चेंज होंगे, प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, तो फिर ये इम्पैक्ट करेंगे, ये है डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे बिजनेस को। इसे कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक फोर्सेस में वो फोर्सेस आएंगी जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, विच हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। ठीक है, अब जनरल में क्या आएंगे? जनरल में इनडायरेक्ट, मतलब कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है बट इट डज इम्पैक्ट। ठीक है, कोई इनसे बहुत काम नहीं ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई इनसे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं हुई, जैसे इन्वेस्टर और कस्टमर से हो रही है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें सोशल पॉलिटिकल, ये फैक्टर्स भी जरूरी हैं बट ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल में अगर हम देखें, काफी बार ऐसा होता है कि अगर पॉलिटिकली रीजन सपोर्ट नहीं मिलता है पॉलिटिकल वाइज, ठीक है, पॉलिटिकली अगर सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है तो काफी ऐसे बिजनेस जो आप ओपन करने की सोच भी नहीं सकते हैं, या पॉलिटिकल लेवल पे आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लीगल लेवल पे आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपका जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है वही नहीं होने दे रहे हैं, शुरू ही नहीं होने देते हैं। सोसाइटी लेवल पे भी आपको कुछ ऑब्लिगेशन वो पूरे करने ही करने होते हैं, तो सोशल लेवल पे भी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से एक आपके स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं और दूसरा होता है जनरल फोर्सेस। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंटर रिलेटेडनेस, मतलब जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे? देखो, लोगों में अभी इस बीच हेल्थ अवेयरनेस बहुत चल रही है। ऑर्गेनिक फूड के बारे में तो सुना होगा ना, हर कोई कह रहा है ऑर्गेनिकली जो ग्रोथ है, ग्रोन फूड्स हैं उन्हीं की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की इस बीच आप डिमांड ज्यादा सुन रहे होंगे, हर कोई ऑर्गेनिक फूड पे ही चाह रहा है कि वही कंज्यूम करे, क्योंकि वो फर्टिलाइजर ये सब चीजें अगर देखा जाए केमिकल का कम यूज है। ठीक है, सो इस चीज को अगर हम इंश्योर करना है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फूड कंजप्शन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, वो शिफ्ट हो जाए ऑर्गेनिक पे। ठीक है, तो इसके लिए हेल्थ अवेयरनेस जैसे बढ़ी तो लोगों में डिमांड बढ़ी कि भाई ऑर्गेनिक फूड्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ हेल्थ फैक्टर बढ़ रहा है, हेल्थ लेवल पे चीजें चेंज हो रही है, तो इसने किसको इम्पैक्ट कर दिया? फार्मिंग को इम्पैक्ट कर दिया। ऑर्गेनिक फूड पैटर्न आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आया, ठीक है, फूड का पैटर्न भी चेंज हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुए, ऑर्गेनिक पे चेंज हुए। ठीक है, उस केस में यहाँ पे जो आपके अब टेस्ट एंड चेंज होने के साथ साथ यहाँ पे डिमांड भी चेंज हुई और फार्मिंग पे भी असर आया। देखो कितने लेवल्स पे इम्पैक्ट आया है ना, तो ये एक साथ सब जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर? सो यही एक मतलब है कि दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बहुत पहले डिमांड आई कि क्या करेंगे कि हमें छोटी कार की जरूरत है, इसे सबसे पहले मारुति उद्योग में देखा, मारुति 800 आई। जब मारुति 800 आई वो समय सबसे ज्यादा बिकी, क्योंकि मिडिल क्लास को चाहिए थी एक कार, ठीक है, तो थोड़ी सी अच्छी से दिखे एंड उनके बजट में भी आ जाए और उनका पर्पस भी हो जाए सॉल्व। उस समय मारुति 800 बहुत बिकी और आज के रेट पे भी चलती है, आपको मिल जाएगी देखते हुए। ठीक है, तो उस समय उन्होंने इस डिमांड को एनालाइज किया, ठीक, कस्टमर की डिमांड को एनालाइज किया, फिर उन्होंने अपने लेवल पे चेंजेस किए। ठीक है, तो ये सब इंटर रिलेटेड है, नीड, रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड अवेयरनेस, ये सारी चीजें। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी, एक लास्ट पॉइंट है जिसके अलावा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब इनको प्रेडिक्ट कर पाना, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को एक लेवल तक प्रेडिक्ट कर पाओगे पर पूरी तरह प्रेडिक्ट कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी इफ अ बिजनेस गेट्स फेल, ठीक है, इतना चलता रहता है, तभी कहते हैं बिजनेस कर रहे हो और अप एंड डाउन ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। तो ऊपर नीचे बिजनेस की कंडीशन होती रहती है, भले ही हम अपने आप को मेंटली और अमाउंट की वाइज फाइनेंशियली कितना भी प्रिपेयर कर ले, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, क्योंकि आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरफ ये बिजनेस जा सकता है ना। तो यही मतलब है, इट इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट, कब क्या चेंज आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ फैशन की बात करते हैं। अभी के समय में देखो तो जो 80s का फैशन है, 90s, लोग उसको धीरे धीरे वापस ला रहे हैं। ठीक है, बेल बॉटम हो गया, ये सब बहुत पहले चलता था, फ्रिल्स हो गया, ठीक है, पोल्का डॉट हो गया, बहुत पहले चलता था, पर अब धीरे धीरे वापस आ रहा है क्योंकि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। पर आप देखोगे कुछ फैशन इंडस्ट्री जितने भी हैं, जो यूनिट्स हैं, वो अपने फैशन में यूं चेंज ला रहे हैं, है ना। कपड़े आ रहे हैं एकदम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 1-2 दिन का समय लिया, बन के तैयार है, अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट है, बेल बॉटम है, बेल बॉटम जैसे जीन्स की रिक्वायरमेंट है, उस तरह के डिजाइन में टाइप आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी एनालाइज होती हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग वो कुछ हमें नुकसान भी करते हैं, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, IT से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो। कोविड आया था ना, किसी ने एकदम से प्रेडिक्ट नहीं किया था, कोई नहीं तैयार था, पर देखो इसने इम्पैक्ट क्या किया था। कोविड आया, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा बिके हैं, उसके बाद बिके है ना। ठीक है, तो कोविड आपका एक क्या था, पैंडेमिक था। ठीक है, अब उसके चक्कर में किसको यहाँ पे फायदा मिला, हेल्थ सेक्टर को फायदा मिला, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को भी फायदा मिला, इंश्योरेंस सेक्टर भी ग्रूम हुआ। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर में मेडिसिन अवेयरनेस ज्यादा बढ़ी। ठीक है, डॉक्टर्स की नीड ज्यादा बढ़ी। ठीक है, काफी नुकसान भी हुआ। ठीक है, इट वाज नॉट प्रेडिक्टेबल। अगर देखा जाए हेल्थ सेक्टर में काफी लोगों में इसमें नुकसान भी बियर किया था, काफी डॉक्टर परेशान हुए, काफी डॉक्टर्स यहाँ पे बेचारे वहां पे काम करते करते एकदम थके भी। ठीक है, तो उन्होंने बहुत मेहनत भी करी, तो दिस वाज नॉट प्रिडिक्टेबल। अगर होता तो मे बी, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, काफी हॉस्पिटल्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि वो इसके लिए इतना प्रिपेयर नहीं थी, नहीं आइडिया था, प्रिडिक्ट नहीं किया था। जितना लोगों को प्रिडिक्ट किया भी था, अगर किसी ने, जब एकदम से इम्पैक्ट हुआ था ये, जब हमें कह सकते हैं हम एंटर किए थे पैंडेमिक में, तो उस समय थोड़ा बहुत जो प्रिपेयर्डनेस लाई भी गई थी, फिर भी वो कहीं ना कहीं कम पड़ गई। पर फिर भी गवर्नमेंट के मेजर्स और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर को सल्यूट, क्योंकि उनके मेजर्स ने इस पैंडेमिक सिचुएशन को भी कंट्रोल करने में हमें किसी ना किसी रूप में मदद करी ही। हाँ, काफी नुकसान हुआ, काफी चीजें भी हुई, बट स्टिल हम इससे बाहर आए, हमारी कंट्री बाहर आई, लोगों ने मूव ऑन करना शुरू किया, लोग और हेल्थ वाइज अवेयर हुए। हेल्थ वाइज अब लोग पहले से ज्यादा कंसर्न्ड हैं, हेल्थ पॉलिसी को लेके अवेयर हुए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ उनका अवेयरनेस बढ़ा, अब वो फ्यूचर में हेल्थ के लिए भी प्रिपेयर रहने लगे, जैसे वो पहले बाकी चीजों के लिए रहते थे। एंड हेल्थ कहीं ना कहीं इंडिया में नेग्लेक्ट हो जाती थी, बट अब इस वजह से, कह सकते हैं ये जो हमारे साथ एक अनसर्टेनिटी हुई थी, इसकी वजह से सब और एक्स्ट्रा अवेयर हुए। तो काफी चीजों के आप हमारे अगर नेगेटिव साइड है तो उसके 1-2 कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, हर एक का एक पहलू होता है, भले ही वो इन कंपैरिजन कम ज्यादा हो, बट यस, बट हर चीज, हर बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट कर पाना, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ फैशन, फ्यूचर ऑफ IT पल पल में चेंज हो रहा है। ठीक है, डे टू डे में चेंज हो रहा है, वीक टू वीक चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो आगे। तो फीचर समझ गए, अब यहां से मुझे लगता है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब देखा जाए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करना क्यों जरूरी है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो 2 एडवांटेजेस हैं, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और डिफेंसिव एंड प्लानिंग लेवल पे भी एडवांटेजेस है। ठीक है, क्लियर। तो स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस क्या है बच्चों, पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैंने यहाँ पे मारुति उद्योग का आपको एग्जांपल दिया था ना, मारुति उद्योग ने क्या किया था, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि इस चीज की रिक्वायरमेंट अराइज हो रही है, नीड आ रही है, मिडिल क्लास पीपल चाह रहा है कि उनके लिए भी कोई मैन्युफैक्चर करे कार। इन्होंने मारुति 800 बना दी और फिर चली बहुत, बिकी बहुत, मारुति का नाम हुआ, लोगों ने मारुति की कार पे भरोसा करना शुरू किया और मारुति की कार बिकना ज्यादा शुरू हुई। ठीक है, सो यस,
आइडेंटिफाई, जो अपॉर्चुनिटी जल्दी करेगा वही आगे रहेगा, उसी का बोलबाला रहेगा। तो जिसने आइडेंटिफाई कर ली अपॉर्चुनिटी पहले, उसी का सिक्का चलेगा। ठीक है, सो यस, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, स्कैन करके ही पता लगा सकते हो। तो इट एनेबल्स यू टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट, अगर आप अपने टॉप में हैं बिजनेस में। नेक्स्ट, टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। अब एनवायरनमेंट क्या करता है, आपको बिजनेस को रिसोर्सेज देता है टू वर्क, टू प्रोड्यूस समथिंग, और जो बिजनेस उनका यूज करके बनाते हैं वो कहलाता है आउटपुट। जैसे कि बिजनेस को चाहिए फाइनेंस, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीजों का यूज करके, लेबर का यूज करके दे प्रोड्यूस द आउटपुट, जिससे वो कस्टमर की डिमांड करते हैं पूरी, और गवर्नमेंट को मिलते हैं इससे टैक्सेस। ठीक है, क्लियर। तो बिजनेस गिव्स द आउटपुट, दे गिव्स द गुड्स टू दी कंज्यूमर सो दैट उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, उनकी नीड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, और गवर्नमेंट को भी टैक्सेस मिल सके, ताकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट हो। जितना अच्छा बिजनेस चलेगा उतना अच्छा गवर्नमेंट को, यहाँ पे हम कह सकते हैं, रेवेन्यू भी मिलेगा, और लोगों को कंजप्शन के लिए बाहर की कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें गुड्स जितने हमें इंडिया में प्रोड्यूस होंगे, जितने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होंगे, उतनी ही फॉरेन डिपेंडेंस कम हो जाती है। ठीक है, बस यही मेकिंग श्योर करना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं, तो बिजनेस की जो लॉन्गेविटी है और सक्सेस है वो ज्यादा इंश्योर होती है। बिजनेस लंबे समय तक चलता है। क्यों? क्योंकि आप अवेयर होते हैं कि किन चेंजेस को हमें यहाँ एनालाइज करके बिजनेस में चेंजेस इंट्रोड्यूस करने हैं, क्या नया सेगमेंट लाना है, प्रोडक्ट में क्या चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे देखा जाए, मैगी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, बट मैगी ने एक सर्वे किया, उन लोगों पे सर्वे किया कि आप मैगी क्यों नहीं खाएंगे। तो आंसर आया कि मैदा होता है, ये मसाले हैं, हेल्दी नहीं है। मैगी ने इस पे एनालाइज करके निकाला हेल्दी मैगी, आटा वाली मैगी, वो भी अब बिक रही है। ठीक है, तो टाइम पे देखा गया मैगी के टेस्ट भी आ रहे हैं, फ्लेवर्स भी चेंज हो रहे हैं। ये किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन किया गया। ठीक है, इंप्रूवमेंट लाई गई, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया गया। भले ही मार्केट क्या है, मार्केट है रेडीमेड नूडल्स का, बट स्टिल दे डिसाइडेड टू वर्क ऑन इट, दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, राइट। ठीक है, इसी तरह बाकी रेडी टू इंस्टेंट नूडल्स के बिजनेस में बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने भी काम किया। उन्होंने देखा कि उन लोगों पे काम किया जो लोग मैगी नहीं पसंद कर रहे थे, उनके टेस्ट को जज किया, उनके टेस्ट को एनालाइज किया कि वो चाहते क्या है। तो एक गैप मिला, वो गैप मिला, तो उसकी वजह से उन्होंने वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट उतारा। तो ये एनालाइज करके ही होगा। अगर आपको भी जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले यही पता करना है कि रिलेटेड प्रोडक्ट कौन सा है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कौन सा है, तभी आप प्रॉपर एनालिसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करके गैप फाइंड कर पाओगे। और आपके हमेशा बिजनेस का काम होना चाहिए उस गैप को भरना। ठीक है, अगर ऑलरेडी एक बिजनेस है जिसने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रखी है और कोई गैप नहीं है, ठीक है, तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आप थोड़ी सर्विसेज के मामले में बेटर करो और उनके प्राइसिंग के एस्पेक्ट में काम करो। ये आपने नया गैप क्रिएट किया कि प्राइसेस ज्यादा थे, कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो वो मनचाहा प्राइस ले रहे थे। ठीक है, तो यस, देयर इज स्कोप फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बिजनेस, बट आपको राइट मेजर्स लेने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि अगर आपने बिजनेस को प्रॉपर्ली एनालाइज किया है तो इट विल हेल्प इन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इंश्योर करती है। अगर आपने कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखी है इन एनवायरमेंट से विच आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर, इट विल इंश्योर लॉन्गेविटी एंड द सक्सेस। ठीक है, चलो आगे। डिफेंसिव एंड प्लानिंग के हिसाब से देखिए, अर्ली वार्निंग सिग्नल आपको मिलते हैं। अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करके चल रहे हैं तो आपको पहले से थ्रेट के बारे में आप अवेयर रहेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अगर कोई अपने बिजनेस को, एनवायरनमेंट को चेक करके चल रहा है, तो उसने देखा कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है इस सेक्टर में फॉरेन मार्केट की एंट्री, तो फॉरेन कंपनीज का इंट्रोडक्शन भी होने वाला है। तो अब वो क्या करेंगे, क्वालिटी और बेटर करेंगे, प्राइसिंग और बेटर कर देंगे, ताकि कंपटीशन जब आए तो एलिमिनेट ना हो जाए, अपने पांव और फिक्स करेंगे मार्केट में। समझे? तो यस, एमएनसी क्या करती है, जब भी एंट्री वार्न्स कर देती है इंडियन फर्म को, ताकि वो अपनी
एंट्री, ताकि वो इंडियन कंपनी की क्वालिटी और प्रोडक्ट और उनका हम कह सकते हैं सर्वाइवल इंश्योर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। दोज हु वर्क विद द बिजनेस एनवायरनमेंट, दोज हु एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, वो विद चेंज समझते हैं, वो चेंज को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे उससे चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे कोपिंग विद द रैपिड चेंज का क्या मतलब है? कोपिंग विद द रैपिड चेंज का मतलब है जिन्होंने बिजनेस स्कैनिंग करी, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करी, एनालिसिस किया, उनके लिए चेंजेस को अडेप्ट करना आसान हो गया। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए दिक्कत हो गई। ठीक है, आज के जमाने में यूपीआई चलता है, जो लोग यूपीआई नहीं यूज कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत ये हुई कि वो सेल्स कम कर रहे हैं। इवन मैंने आपको क्या बताया, छोटे से छोटे वेंडर्स ने भी इंश्योर किया। ठीक है, चेंजेस हुए। अब नोकिया ने नहीं किया था चेंज, अपने प्रोडक्ट में मॉड्यूलेशंस नहीं किए। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, नोकिया का प्रोडक्ट आज नजर ही नहीं आता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं चेंज अडेप्टेबिलिटी। तो अगर आप मैनेज कर पाएंगे मार्केट टर्बुलेंट को, कंडीशन को, फ्रेगमेंटेशन को, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर स्कैनिंग और एनालिसिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये आपकी हेल्प करती है। जब देखो बिजनेस जो चलता है ना, वो गेस वर्क पे नहीं चलता, वो चलता है डेटा ड्रिवन फैक्ट्स पे। ठीक है, प्रिडिक्शंस पे, बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर एनालिसिस पे। तो आपको अगर रहना है, किसी को भी अगर बिजनेस में रहना है आगे, तो उसे अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को, और उनको प्रॉपर एनालाइज भी करना होगा। तब जाके बिजनेस को मिलेगी एज, और तब जाके बिजनेस आगे बढ़ पाएगा और आगे बिजनेस ग्रो भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फ्यूचर में कैसे काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या बनेगा, किस तरह से होगा काम, ठीक है, किन चीजों पे फोकस करना है, किस सेगमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, ये सब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस से काफी क्वेश्चन आंसर कर सकोगे। जैसे अगर आपकी डिमांड है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों प्रोडक्ट लोगों के बीच में फेमस नहीं है, आपको सबसे पहले पता है इसका आंसर कहां से मिलेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस से, स्कैनिंग से। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस आपको इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देगी कि क्यों आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा। सपोज आपने रेस्टोरेंट खोला, उस जगह पे खोला जहां पे ऑलरेडी अगल बगल बहुत से रेस्टोरेंट फेमस थे, अब वो लोग काफी सालों से थे, ट्रस्ट गेन कर रखा था, तो जब तक आप कुछ डिफरेंट नहीं लाओगे लोग आपके यहाँ नहीं आएंगे, सेम ले आओगे तो नहीं। ठीक है, सपोज आपने चॉकलेट एंड फ्रूट का कोई मिक्स करके एक नया बिजनेस ओपन किया, इस तरह का कुछ भी डेजर्ट शॉप वहां नहीं थी, तब तो चांसेस है। तो यहाँ आपने एनालाइज किया ना किसकी शॉप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या नया प्रोडक्ट ला सकते हैं जिसमें इंडियन पॉपुलेशन को इंटरेस्ट हो, एंड स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस रीजन में आप बेच रहे हो। ठीक है, कहीं पे तीखा ज्यादा खाया जाता है, कहीं पे मीठा ज्यादा खाया जाता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वहां की पॉपुलेशन प्रेफर ज्यादा क्या करती है। ठीक, तो ये सारी आपकी प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग पे डिपेंड करता है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, नाउ डायमेंशन। हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की जब स्कैनिंग करनी है तो हमें किन किन फोर्सेस का ध्यान रखना है, किन किन डायमेंशन का ध्यान रखना है। एक डायमेंशन होता तो दिक्कत ही नहीं होती, इतने सारे डायमेंशन है इसलिए तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इनमें से किसी भी एक डायमेंशन को छोड़ देता है उसी को दिक्कत होती है बिजनेस आगे चलाने में। तो चाहे आप इसके बारे में पढ़े या ना पढ़े, बिजनेस आपको अपने इन डायमेंशंस के बारे में जरूर सिखा देती है। जो अच्छे बिजनेसमैन है उन्होंने इन डायमेंशंस की स्टडी भी कर रखी होगी, नॉट इन टर्म्स किसी बुक से, विद द एक्सपीरियंस। उन्होंने इनको समझा, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, इनके अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए ताकि सिचुएशन टैकल कर सके, तभी आज वो सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं होगा कि कभी उन्हें लॉस नहीं हुआ होगा। लॉस, प्रॉफिट, ये सब बिजनेस के फेजेस है। वही बिजनेस आगे बढ़ता है जो अपने लॉसेस के रीजंस को जान पाता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, वही एक अच्छा बिजनेसमैन कहलाता भी है। तो चलिए जानते हैं डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आता है।
ठीक है। तो डायमेंशन की पहली बात करें तो पहला आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका रिलेटेड है कंट्री के इकोनॉमिक्स से। अब ये आपकी रिलेटेड होगा जैसे कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है रिलेशन टू दी लोन बोरोइंग, ठीक है, इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, स्टॉक इंडिसेस कैसी है, वैल्यू ऑफ रुपी कितनी है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट में गिरावट हुई, किसमें, इंटरेस्ट रेट अगर गिरावट होती है तो सबसे पहले जो लोन्स की डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए ये जो पीरियड चल रहा है अभी EMIs बहुत आसानी से मिल रही हैं, किसी को भी अच्छा फोन, कार, ये कुछ भी चाहिए तो लोग अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है उस पे वो हैप्पी है कि इजीली मिल रहा है, पेपर वर्क भी कम है, इजी प्रोसेस हो रहा है। कहीं भी जाओ अगर आपने थोड़ी सी भी डाउन पेमेंट कर दी और फुल भी कर रहे हो, ठीक है, फुल लोनिंग भी हो रही है कहीं कहीं, ठीक, तो ये क्या है, इजी एसेसिबिलिटी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अगर आपको लग रहा है बियरेबल है, ठीक है, आपको कम लग रहा है तो आप सबसे पहले उस चीज को कैश पे नहीं लोन पे लेते हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, घर सबसे ज्यादा बिकने तब शुरू होते हैं लोन पे जब, क्या कहते हैं लोग, लोन पे तब सबसे ज्यादा खरीदते हैं जब होम लोन सस्ते हो जाते हैं। और जैसे ही होम लोन पे इंटरेस्ट प्रीवियस 5 ईयर से कंपैरिजन में या 2-3 ईयर से कंपैरिजन में गिरता है इंटरेस्ट, सबसे पहले लोग सोचते हैं जमीन ले लेते हैं इंटरेस्ट पे, ठीक है, लोन पे ले लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, उनको इस जमीन को खरीदने में आसानी मिलेगी और वो जो इंटरेस्ट जा रहा है वो भी उनके लिए बेयरेबल है, ठीक है। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सामान महंगा हो जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा तो हम आप जैसे लोग उसे खरीदेंगे कम, ठीक है। तो ये था पहला इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है कंट्री की। अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो सारी चीजें महंगी हो जाए, तो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी तो मेरे हाथ में जो इनकम है वो कम बचेगी ना, क्योंकि जो सर्वाइवल वाले गुड्स हैं वो तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बहुत इंपैक्ट करता है कि कितनी इनकम को इंपैक्ट करेगा, मेरी परचेजिंग हैबिट को इंपैक्ट करेगा, कंपनी की सेल्स को इंपैक्ट करेगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं विच इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक इंडाइसेस, वैल्यू ऑफ रुपी, ठीक है। चलो आगे सोशल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है पर्टिकुलर कस्टम्स एंड अगर हम बात करें ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स। अब जैसे हो सकता है हमारी ही कंट्री में कहीं कहीं दिवाली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, पटाखे दगाए जा रहे हैं, कहीं कहीं पे पटाखे दगाने का कोई ट्रेंड नहीं है, उस रीजन में सिर्फ और सिर्फ दिए जलाते हैं, ठीक है। तो हर जगह सेल का पैटर्न अलग अलग है, सामान की डिमांड अलग है। अब जैसे होली है, होली हर जगह कई जगह अलग अलग मनाई जाती है, कोई फूलों की होली बहुत मनाता है, कोई लठमार होली मनाता है, कहीं पे रंगों और पानी की होली है ना। तो हर जगह डिमांड, कस्टम, सोशल, ठीक है, ये सब चीजें देख के प्रोडक्ट की डिमांड होती है, ठीक। जैसे फेस्टिवल है दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये आपका सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है फॉर ऑल दी स्वीट शॉप्स के लिए। जितने भी मिठाई की दुकान होती है वो खुश हो जाते हैं इन फेस्टिवल से, तभी तो अक्सर मिठाई वाले अमीर ही होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके लिए ये सारे फेस्टिवल्स हैं जहां पे वो अपने स्वीट्स को अच्छे से डेकोरेट करके नए नए डिजाइन, नए नए फ्लेवर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उस समय इनकी सेल्स स्काई रॉकेट की तरह ऊपर होती है, ठीक। इसी तरह अगर हम बात करें कपड़ों की भी सेल बहुत होती है, शादी के समय ज्यादा होती है, एंड अगर हम बात करें फेस्टिवल के समय भी कपड़ों के रेट्स हाई ही होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जैसे एक ट्रेंड चल गया, ठीक है, सोसाइटी में हेल्थ एंड फिटनेस का, तो सब लोगों ने डिमांड करी भाई अच्छे जिम की, अभी जिम्स आर हाई डिमांड, हर कोई जिम जाना चाहता है, ठीक है। 12 पास आउट, इवन यंग जनरेशन, मिडिल जनरेशन, हर कोई, ओल्ड एज जनरेशन, हर कोई जिम जाना चाहता है, कोई योगा कर रहा है, कोई योगा के लिए एक्टिव है, कोई जिम के लिए एक्टिव है, योगा की भी डिमांड बढ़ी है, ठीक है। पहले योगा को बहुत कम लोग जानते थे, पहचानते थे, बहुत कम लोग अपनी लाइफस्टाइल में उसे इंक्लूड करते थे, पर अब मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये किस लिए हुआ, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस की डिमांड ज्यादा बढ़ी। अब जैसे हर घर में RO प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर है, ठीक है, एयर प्योरीफायर है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नीड को तो पूरा नहीं कर रही, बट हमें एक कोई प्राइवेट कंपनी है वो हमारी नीड को एनालाइज करके उसे पूरा करने के लिए हमें साधन दे रही है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे परचेज कर रहे हैं क्योंकि हमें तो अपनी नीड पूरी करनी, हमें तो साफ पानी, क्लीन एयर चाहिए, तो उस चक्कर में हम इनके ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्योंकि हमें रहना है फिट,
हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों की थोड़ी लाइफस्टाइल अच्छी रहे और हम ज्यादा समय तक जिए, है ना। तो ये है आपके सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स इसमें आते हैं। क्लियर। तो अगर कुछ इनमें से केस स्टडी में आपको एस्पेक्ट दिखे तो उसको किसके अंदर लाई करोगे, सोशल एनवायरनमेंट। देखो इससे केस स्टडी बहुत बनती है क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यहाँ पे किस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें किसमें फोकस होता है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, मशीन, न्यू प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो अभी हम देखें इंटरनेट बुकिंग हर जगह बहुत फेमस है। पहले क्या होता था, रेलवे की बुकिंग करने के लिए हमें स्पेसिफिक वेंडर के पास जाना पड़ता था, रेलवे जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी। यूपीआई के वही देख लीजिए, पहले कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होती थी, अब यूपीआई ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है। चेंज आया ना, तो ये किसमें, ये टेक्निकल चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल चेंज आ रहा है, अब जो मशीन बनाने का तरीका अलग है, फोन्स अलग हैं, डिमांड अलग है, टेक्निकल डिमांड बदल रही है, लोग ज्यादा हाईटेक हो गए, एआई ड्रिवन हो गए। अब तो वॉशिंग मशीन भी एआई ड्रिवन आ रही है ना। तो हर किसी को चाहिए कि एआई ड्रिवन अब प्रोडक्ट होना चाहिए। कंपनीज ने इसको देखा एंड अब नए नए प्रोडक्ट ड्रिवन निकाल रहे हैं जिसमें हमने सोचा भी नहीं था कि एआई ड्रिवन हो सकता है, वहां भी अब एआई ड्रिवन प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो एनालाइज कर रहे हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन कि अगर ये डिमांड कर लिए तो ये डिमांड भी आगे जरूर अराइज होगी। तो कस्टमर वो देख रहा है, अरे मैं तो सोचा ही था कि इसमें भी एआई ड्रिवन प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंड करना, जो कि मेजरली साइंटिफिक इंप्रूवमेंट या टेक्निकल इंप्रूवमेंट में फोकस करता है, न्यू प्रोडक्शन मेथड पे फोकस करता है, न्यू प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, पीस, एटीट्यूड, जो भी हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किए हैं। तो अक्सर इंडिया में काफी जगह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो जहां जहां जिस रीजन में आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वहां वहां काफी चीजों की डिमांड एंड सप्लाई भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है। सो लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अक्सर इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस शेक कर देती है। एक ऐसा रीजन है जहां पे अक्सर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। वहां के लोग अक्सर किसी ना किसी डिमांड को लेकर स्ट्राइक करते रहते हैं, या फिर कहें तो अक्सर वहां पे राइट्स होते रहते हैं, झगड़े हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो वहां कोई भी इन्वेस्टर अपनी कंपनी डालने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि वहां उसे स्टेबल एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। या फिर देखा जाए बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है टैक्स सिस्टम में, ठीक, या फिर देखा जाए बहुत जल्दी जल्दी कस्टम्स एंड क्या कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस आ रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस इस तरह के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सेटअप ही करना मुश्किल होगा, क्योंकि इतने चेंजेस है, कितना हर बार इतने चेंजेस अडेप्ट कैसे करे। बहुत रीसेंट चेंजेस होने की वजह से भी बिजनेस यहाँ पे डूबते हैं। तो ये भी देखना पड़ता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल में लेजिस्लेशन, कोर्ट जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जिनके नॉन कंप्लायंस से हो सकता है कि आप लीगल ट्रबल में आ जाएं। जैसे सिगरेट पैकेट्स है, ठीक है, उन्हें अपने पैकेट पे साफ साफ लिखना होता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब ये सेहत के लिए हानिकारक है, मेंशन करना ही करना है, बिना ऐसे मेंशन के वो अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। तो ये इनकी लीगल कंप्लायंस है। बेबी फूड्स जितने भी एड्स आते हैं, उन्हें सबसे पहले बताना पड़ता है प्रोडक्ट्स की जो भी इंग्रेडिएंट है उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ता है। अगर नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी ने केस फाइल कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कि नहीं इसमें ये प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व है, इन्होंने बताया नहीं है, तो हैवी फाइन और हो सकता है प्रोडक्ट बैन हो जाए, ठीक है। तो ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट है, जो लीगली आपको अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक अगर पहुंचाना है तो आपको सारे इफ एंड बट्स ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। चलो लीगल हो गया। अब हमने यहाँ पे सारे डायमेंशंस कवर कर लिए, तो टोटल कितने डायमेंशंस है, 5। तो इनको ध्यान रखना है, इन्हीं से केस स्टडी बच्चों बनेगी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द केस स्टडी। चलो एक छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन रखा है, बहुत वन लाइनर, ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाए। गवर्नमेंट इंक्रीज करती है टैक्सेस, जिसकी वजह से डीजल कार्स क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने पेट्रोल इंक्रीज कर दिया, तो जिसकी वजह से डीजल कार की बिक्री ज्यादा हो गई। तो ये कौन सा फैक्टर है, ये है इकोनॉमिक, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, टैक्स रेट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है अल्कोहल हाईवे के पास से, क्या है, ऑर्डर आया है, ऑर्डर आया है वो भी कोर्ट का। तो ये किससे रिलेटेड है, लीगल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन गवर्नमेंट
मतलब गवर्नमेंट में चेंज हुआ जिसकी वजह से पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल गई। ये कौन सा एनवायरमेंट है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। थोड़े समय के लिए आई है बट आई है, पॉलिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस फॉर ऑर्गेनिक फूड ओवर दी फूड प्रोसेस्ड। जो प्रोसेस फूड होता है उसके ऊपर अभी जो बिक रहा है वो ऑर्गेनिक फूड ज्यादा बिक रहा है। तो ये कौन सा? ये सोसाइटी ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले सोसाइटी ऊट पटांग खा लेती थी, अब नहीं खा रही, अब तो उससे पानी बताशे भी कुछ लोगों को आरओ वाले चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब चेंज हो रहा है हेल्दी फूड स्टाइल। अब लोगों को अगर फास्ट फूड भी चाहिए तो आपने देखा होगा फास्ट फूड तो है बट हेल्दी भी है। ये आजकल एक टैगलाइन भी बहुत चल रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मंचिंग की हैबिट है ना, इसको चेंज भी कर रहे हैं कि मंचिंग की हैबिट भी नहीं जाए, लोग मंचिंग भी करें पर इसके साथ साथ हेल्दी ईटिंग हो। कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं विच टेस्ट बेटर एज वेल एज हेल्दी। तो ये कैसा है? सोसाइटी रिलेटेड। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सारी सर्विसेज ऑटोमेटेड हो गई हैं, इवन बैंकिंग सर्विसेज भी, ठीक है। तो ये केस कैसा है, मतलब जो भी आंसर्स आपको मिल रहे हैं वो ऑटोमेटेड मिल रहे हैं। जब कोई बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑटोमेटेड रिप्लाई से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपकी कॉल पिक हो रही है बाय द कॉल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये क्या है? ये है आपका टेक्निकल, ठीक है। तो देखा आपने कैसे हमने केस को एनालाइज करके बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए। इसी तरह से आपको भी करना है। आपको बकायदा एक केस स्टडी दी जाएगी, आपको उसमें से पूछा जाएगा बताइए कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा डायमेंशन इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में बताइए, ठीक है। एक्सप्लेन करिए कैसे टैकल करना है, ये सभी बताना होगा, ठीक है। तो इसका हम केस स्टडी का भी करेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस सेक्शन में है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया दी कंटेक्स्ट। देखो आज मैं आपको बता रही हूँ हमारा पीछे का थोड़ा समय जब हम थोड़े बीमार थे इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक। ये वो समय है, ये वो 1991 का समय है जब बहुत ही मेजर रिफॉर्म आया और हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया होता ना तो आज भी हम आईसीयू पे ही होते। हमारे बिजनेस को सांस लेना, क्या एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल था। हमारी रेपुटेशन ताक पे लगी थी और हो सकता है हमारा बिजनेस भी धीरे धीरे, हमारा कंट्री पीछे हो जाता, पर हमारे कंट्री ने ये रिफॉर्म लाया और इस रिफॉर्म की वजह से आज हम इतना आगे बढ़ पाए। तो इस रिफॉर्म के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये रिफॉर्म कब आया था। तो मैं ले जा रही हूँ आपको थोड़ा समय में पीछे, दैट इज 1991। 1991 में क्या हालात चल रहे थे पहले ये जान लेते। भाई देखो, इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चरल ड्रिवन ज्यादा थी। ज्यादा से ज्यादा लोग, हर कोई खेती ही कर रहा है, कोई और बिजनेस कोई कर ही नहीं रहा है। तो खेती हर कोई कर रहा है तो उस समय क्या हुआ भाई, खेती वाले जो लोग थे उनके सारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते से सस्ते हो गए, खेती करने में पैसा ज्यादा लग रहा था, ठीक है। तो इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चरल ड्रिवन थी, बाकी कोई बिजनेस इतना अलाउड ही नहीं थे, हर चीज में 10 तरह की परमिशन थी, कौन लेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये मान लो पूरी कंट्री हमारा घर है और पूरा घर सिर्फ एक इंसान की कमाई से चल रहा है। बाकी लोग कमा सकते हैं बट उन्हें परमिशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। उस समय एक ही सेक्टर ड्रिवन था, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर ड्रिवन। तो इतने सारे खर्चे के लिए एक की कमाई कम बढ़ रही थी, वीक हो रहा था सिस्टम इंडिया का, ठीक है, क्लियर। तो एग्रीकल्चर ड्रिवन थी, 70% वर्कफोर्स इंडिया की भैया एग्रीकल्चर में बिजी है, ठीक, ओके। पॉलिसी जो थी वो स्टेट कंट्रोल थी, भैया स्टेट ही बता रहा है, गवर्नमेंट ही बता रही है क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितने पे बिकेगा, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। पॉलिसी उन्हीं की बनी हुई थी और टू मच लीगल चीजें थी और बहुत ज्यादा इंटरवेंशन था, दिक्कत, ठीक है। इतने इंटरवेंशन के साथ कौन काम करेगा। अब जो बाहर की भी जो कंपनियां थी, जो इम्पोर्ट था वो बहुत हाई था, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज को अलाउ ही नहीं था। तो जो थोड़े बहुत अलाउ थे वो एकदम महंगे बिक रहे थे, सिर्फ अमीर लोगों को ही एसेसिबल था। तो बहुत ये भी दिक्कत की बात थी। एक तरह से कह दो कि आपकी कॉलोनी में एक ही किराने की दुकान है, 2-3 कॉलोनी छोड़ के एक किराने की दुकान चलेगी तो उसी की ना, भले ही वो 100 रुपए का माल 200 में बेचे, एक ही है। ब्लिंकिट भी नहीं है, इंस्टामार्ट भी नहीं है। तो आपको वो समय तो याद ही होगा जब हमारे आसपास में एक ही किराने की दुकान होती थी और हमें उसी से जाके महंगा सामान खरीदना पड़ता था, खराब हो तब भी, है ना। तो ये भी दिक्कत थी उस समय में। फिर टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव्ड नहीं थी, लो प्रोडक्टिविटी मेथड से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं थी, ओल्ड तकनीक थी, अपग्रेडेशन लाया ही नहीं गया, कहीं कोई नए मेथड्स नहीं हम लाए गए, बहुत सारी दिक्कत थी। इन सब के चक्कर में आ गई क्राइसिस। जून 1991 में एकदम इंडियन की इकोनॉमी आ गई थी आईसीयू पे, चढ़ गया था मास्क, एडमिट हो गई थी इकोनॉमी हॉस्पिटल में,
भाई बहुत सारे रेड ट्रेड्स दिख रहे थे, रेड ट्रेड्स इतने सारे थे कि सर दर्द हो रहा था कि कैसे कंट्री बाहर निकलेगी इससे। क्राइसिस क्या क्या थे भाई, जो डेफिशिएट था, फिजिकल डेफिशिएट 6.6 हो गया था, इन्फ्लेशन एकदम 13-14 हो गया था, फॉरेस्ट रिजर्व सिर्फ इतना था कि सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट है, एकदम खत्म के बराबर था। ठीक है, रिस्क बहुत ज्यादा हो गया था, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इतनी सारी, इतना सारा कर्जा चढ़ गया था कि मान लो कि इंडिया का सारा गोल्ड तक बिकने के कगार पे था, सब एकदम लॉस था। ठीक है, इवन गोल्ड प्लेज हो रखा था टू बैंक ऑफ इंग्लैंड, यस, सोना तक बेचना पड़ गया था, ये हालत आ गई थी, एकदम हालत खराब हो रखी थी, क्राइसिस आ गए थे। तो भाई जब आईसीयू पे चढ़ते देखा गया तो इंडिया के लीडर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, हम इसका इलाज करेंगे। इलाज में दी गया एक अच्छा इंजेक्शन जिसका नाम था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जब जून में ये सब हुआ तो जुलाई से इसे इंप्लीमेंट किया, धीरे धीरे वो मास घटा, हॉस्पिटलाइज से कंट्री दौड़ने लगी, जहां पहले हॉस्पिटलाइज हो रही थी अब कंट्री दौड़ रही है। ठीक है, तब कंट्री ने दौड़ना शुरू किया, पर दौड़ना इंश्योर करने से पहले इस इंजेक्शन को टाइम टाइम पे अलग अलग तरीके से देना पड़ा। अब यहाँ पे एंड किया गया, क्या एंड कर दिया गया, कोटा राज, लाइसेंस सिस्टम, परमिट सिस्टम, हर 10 से हर चीज के लिए लाइसेंस, हर चीज के लिए परमिट, इतनी ज्यादा पेपर वर्क, इतना ज्यादा पेपर वर्क कि कोई एंटर ही नहीं कर सकता था मार्केट में, कोई बिजनेस नहीं चला सकता था, सब वही खेती कर रहे थे, सबके पास खेत थे, सब खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। फिर लाया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, लिबरलाइजेशन आया। जब ये आया तो हमने इस सिस्टम को खत्म किया। ठीक है, क्या हुआ, जो भी लाइसेंसिंग मेथड था उसको करा गया एंड, सिर्फ कहा गया कि कुछ 6 स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है, अदरवाइज आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, आप बिजनेस करो भाई, करो, जितना देश बिजनेस करेगा उतना देश बढ़ेगा। ये आइडियोलॉजी के साथ जितने भी लाइसेंस थे उसे किया गया अबॉलिश, सिर्फ 6 को छोड़ के। अब वो 6 कौन थे, तो किनके ऊपर निगरानी रखी गई, देखो सबको तो छोड़ दिया गया कि ठीक है कर लो, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पर 6 लोगों को कहा कि नहीं, तुम्हें लाइसेंस की जरूरत होगी। ये 6 लोग कौन थे, अब देखो हर चीज छोड़ नहीं सकते थे, जैसे कि सबसे पहले इसमें डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, तो अगर डिफेंस इक्विपमेंट छोड़ देते ना तो उस केस में क्या होता, घर घर बंदूकें बनना शुरू हो जाती, वैसे अभी भी इलीगल तरीके से वेपन्स बनते हैं, पर अगर पकड़े गए तो अच्छी खासी जेल वेल है ना। तो इसलिए उस समय जो 6 स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर निगरानी रखी गई, इनको वॉच के अंदर रखा गया, भैया हमारे परमिशन के बिना तो आप कुछ शुरू नहीं कर सकते। लाइक डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी में भी अगर नहीं लाया गया उस समय मना करा गया, भाई ऐसा ना हो कि पता चले हर घर बॉम्ब बन रहा है, ठीक है, तो हर कोई इसका यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, तो थोड़ी चीजों पे वॉच रखी गई। रेलवे है, रेलवे तो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के पास ही था परमिट। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें जैसे कुछ मिनरल बेस्ड था या हैजार्डियस केमिकल था या फिर कुछ एक्सप्लोजिव थे, इन सबको वॉच पे रखा गया। इवन पटाखे की जो इंडस्ट्री सेटअप होती है उसको भी वॉच पे रखा जाता है, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हैजार्डियस केमिकल हैं जिनके कंजप्शन से हो सकता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए कंज्यूमर पे, इन सबको वॉच पे रखा गया। ठीक है, तो इनको कहा गया कि आपको तो हम वॉच पे रखेंगे, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया कि ठीक है आप करिए, बहुत ज्यादा लाइसेंस हम नहीं करेंगे, आप इंडस्ट्री सेटअप करिए, देश आपके साथ है। ठीक, फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन दिया गया, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं करी गई भाई। अब छोटे बिजनेस को भी कहा गया कि अच्छा ठीक एक्सपेंशन करो, बिजनेस बढ़ाओ, पैसा है और आपके पास ग्रोथ के चांसेस हैं, मतलब आपके पास आइडिया है, एक्सपेंशन के स्कोप है, आप बढ़ाओ, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। पहले इन सब पे रिस्ट्रिक्शन था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कब क्या कैसे कहाँ क्या करना है, तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन से लोग करते ही नहीं, तो छोटा मोटा बिजनेस खोल लिया, चल रहा है। तो आप छोटे बिजनेस को भी कह दे कि आप भाई बिजनेस बढ़ाओ, देश बढ़ाओ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपको फ्रीडम दी गई प्राइसिंग की, पहले भैया गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कितने में सामान बिकेगा, ठीक है, और क्या प्राइसिंग रहेगी, लोग एकदम बिजनेसमैन परेशान रहते थे। अब क्या हुआ, मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होने लगा, कहा गया जितनी डिमांड जितनी सप्लाई उस हिसाब से जो है, बस एक चेक रखेंगे, उसके अंदर काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारे टैक्स रेगुलेशंस थे। ठीक है, हर अननेसेसरी चीज पे हर एक लेवल पे टैक्स देना पड़ता था, उसको भी सिस्टमाइज किया गया, रिड्यूस किए गए रेट्स। ठीक है, ताकि और बिजनेस एक्टिविटी इंप्रूव हो।
ठीक है, तो एक तरह से एनेबल किया गया ऑक्सीजन सिस्टम फॉर दी कंट्री। ठीक, फिर टेक्नोलॉजी और ट्रेड प्रोसीजर पे काम किया। जो ट्रेड प्रोसीजर थे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन थे, उन्हें और सिंप्लीफाइड किया गया ताकि एक्सटर्नल फोर्सेस भी हमारे यहाँ प्ले कर सके, बिजनेस बाहर के भी यहाँ पे आ सके। ठीक है, और उस समय ये जो परमिट्स थे इनको सिंप्लीफाई किया गया। कुछ ऐसे बिजनेसेस पे ज्यादा निगरानी रखी गई यहाँ पे भी, और काफी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया जो पहले नहीं अलाउ थे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया गया, ऑटोमेटिक परमिशन दी गई, कहा गया कि भाई टेक्नोलॉजी पे काम करो, उसको मोटिवेट किया गया, सरकार तक ने पैसा दिया इन सब पे काम करने के लिए। ठीक है, ऑटोमेटिक परमिशन हुई, फॉरेन टेक एग्रीमेंट्स आए, बहुत सारी चीजें आई। तो ये जो इतना लाइसेंस था ना कि हम बताएंगे, हम करेंगे, ये सब हटाया गया। करो, देश के इनोवेशन को, देश के टेक्नोलॉजी ड्रिवन को, एक बिजनेस सोच को फल फूलने का मौका दिया गया यहां से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिबरलाइजेशन के साथ इन दो चीजों पे भी काम किया गया। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया गया। पहले क्या था, हर चीज में गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करेगी, गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट हर चीज में, हर सेक्टर में एडवांस पे दी। अब काफी सेक्टर्स में गवर्नमेंट का रोल किया गया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। ठीक है, इंश्योरेंस में भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, तो उस समय गवर्नमेंट का मेन रोल ये भी था कि न्यू पॉलिसी के तहत उन्होंने कहा कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एफिशिएंट भी हैं, इफेक्टिव भी हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। ठीक है, तो रिड्यूस किया गया रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। गवर्नमेंट अपने काफी यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचा भी कि अब आप संभालो इसको। ठीक है, एंड ये तक कोशिश की गई कि 51% से कम की से मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट तक ट्रांसफर किए गए, कि गवर्नमेंट प्लेयर के साथ मिलके गवर्नमेंट ने कुछ चीजों पे काम किया, भले ही ओनरशिप 51% से थोड़ा कम रखा, तो ये भी कोशिश करी गई। ठीक है, इवन जो सिक यूनिट्स थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय सिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया, या तो उनका इलाज किया, अगर नहीं ठीक हो रही इलाज के बावजूद तो उनको बंद कर दिया गया। सिक यूनिट्स मतलब ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि बीमार थे, जो चल ही नहीं रहे थे, जिसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो उनकी बीमारी को आइडेंटिफाई किया गया, उनको ठीक करने की कोशिश भी की गई, उनको दोबारा ऑक्सीजन मास्क भी लगाया गया, उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई, उनको और पैसा दिया गया, उनके इलाज में खर्चा लगाया गया, पर अगर वो फिर भी नहीं सही हो रही थी तो उनको बंद भी किया गया। तो ये जो ऐसी जगह पे जहां पे गवर्नमेंट का पैसा बार बार लग रहा था, कोशिश की गई रिवाइव करने की, नहीं हुए तो बंद कर दिए। ठीक है, या किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, अगर वो कह रहा है कि हम इसे रिवाइव कर लेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई ले जाओ, करो। ठीक है, अब हम मेन मोटिव है बिजनेस बढ़ाओ, देश बढ़ाओ। ठीक है, चलो फिर ग्लोबलाइजेशन पे भी काम किया गया। ठीक है, इंटीग्रेट किया गया नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश की गई। ट्रेड बैरियर्स हटाए गए काफी हद तक ट्रेड बैरियर्स को एकदम ही रिमूव किया गया। रैशनलाइजेशन किया गया ट्रेडर्स का, बाउंड्री लेस वर्ल्ड बनाने की कोशिश की गई, और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्री इंडिया टू अदर कंट्री इंश्योर किया गया। ठीक है, लोगों का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, अब ये तक हो रहा है कि चाइना से रॉ मटेरियल आ रहा है, यूएसए से टेक्नोलॉजी का आ रहा है, सॉफ्टवेयर, ये सब की कहां से कैसे काम होना है, और इंडिया में असेंबलिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें भी हुई। ठीक है, तो यस, ये सब चीजों पे इंश्योर किया गया ताकि इंडिया में भी कुछ एक डिपेंडेंस क्रिएट हो, इंडिया में भी एक लेवल तक की ये कोशिश की गई कि वहां पे, यहाँ पे कैपेबिलिटी इंश्योर करी गई कि कैपेबिलिटी जनरेट हो इंडिया की, किसी चीज को बनाने की, किसी चीज पे काम करने की। ठीक है, तो यस, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, पीपल एंड टेक्नोलॉजी, ताकि डिपेंडेंसी जो थी वो थोड़ी कम हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट दिन आप सबको याद ही होगा, नवंबर की वो रात 8 बजते ही मोदी जी आते हैं टीवी पे और तहलका मचा के चले जाते हैं। वो रात है नवंबर 8, 2016 की, ज्यादा दूर नहीं हुआ है अभी। तो अब देखा जाए तो ये बहुत समय पहले हुआ था, अब ऐसी बात लगती है, बट अभी भी लगता है तो कल की ही बात थी, जब एकदम से मोदी जी टीवी पे आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, एंड कहते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है। इस चीज को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। क्या कहते हैं? डीमोनेटाइजेशन। तो जब हम ये करते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी में जो अभी लीगल टेंडर नोट्स हैं उनको हम लीगल टेंडर मानना बंद कर देते हैं, तो इसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन।
जैसे कि उस दिन हुआ था विड्रॉल ऑफ 500 and 1000 नोट्स। तो 86% करेंसी थी जो उस समय सर्कुलेट हो रखी थी, उन सबको विड्रॉ किया गया। तो ये क्यों किया गया था भाई? इसका मेन था कि जो जो ब्लैक मनी है, उस जो करप्शन उसको कम किया जाए, क्योंकि बहुत सारा ये देखा गया था कि भाई 500 1000 के नोट्स में ही आपके क्या कहते हैं मोस्टली ब्लैक मनी था जो सर्कुलेट हो रहा था। ठीक है, तो काउंटरफीट मतलब नकली नोट्स भी थे, ब्लैक मनी था, करप्शन था। इन सबको खत्म करने के लिए, टैकल करने के लिए एक सर्जरी और एक कह सकते हैं लास्ट मिनट सर्जरी परफॉर्म करी गई इंडिया में। ठीक है, विच इज द डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, अब इसका एक्शन ये था, फीचर इसका ये था, शिफ्ट करना था कैश लाइट इकोनॉमी में एंड फॉर्मलाइज करनी थी सेविंग। काफी घरों घरों में पैसा छुपा हुआ था, किसी के बेड में 1 लाख रुपए है, किसी के मटके में रखे हुए हैं 50-50 हजार, सालों से सेव करते आ रहे हैं, तो वो घर में ही था। तो जब ये हुआ तो 500 हजार में थे, तो वो बैंक पहुंच गए। ठीक है, फॉर्मलाइज हो गए। भले उन पे बहुत क्वेश्चनिंग नहीं हुई, बट ये बताया गया, स्पेशली घर के हमारे माताओं ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। उस समय ये देखा गया कि हाँ, फीमेल्स के पास स्पेशली इस तरह की सेविंग ज्यादा पाई गई, और इवन करप्ट लोगों के पास भी। ठीक है, तो या हमने देखा, न्यूज भी आई थी कि काफी लोगों ने कैश से भरे बोरे, 500 और 1000 के नोट्स के बोरे नाले के पास इधर उधर फेंके थे। इस तरह की काफी न्यूज आई थी उस समय। क्यों? क्योंकि करप्ट लोग थे, उनको उसका हिसाब किताब देना ही नहीं था। हिसाब किताब देंगे तो जेल चले जाएंगे, उन्होंने भैया बहा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये तक न्यूज आई थी। अब ये कितनी सच कितनी हमें तो सब पता ही है, उस समय देखा सबने। तो इम्पैक्ट क्या हुआ देखो, कैश ट्रांजैक्शन जितनी थी तो उस समय डिक्लाइन हो गई थी, बैंक डिपॉजिट एकदम से बढ़ गया था, जिसकी वजह से बैंक ने लोन देना सस्ते दर पे शुरू कर दिया था। ठीक है, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हो गई थी, रियल एस्टेट की प्राइसेस गिर गई थी। ठीक है, इतना लोगों के पास पैसा था ही नहीं, पहले लोग कैश में डीलिंग कर लेते थे, अब प्राइवेट वेल्थ ही गिर गई। डिजिटाइजेशन हो गया, मैसिव इंक्रीज हुआ, वहीं से यूपीआई एनेबल पेमेंट ने ग्रिप पकड़ी थी, इंक्रीज हुआ। ठीक है, यूपीआई एनेबल सिस्टम हो गया। ठीक है, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ, बेटर कंप्लाइंस हुए। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज कैसे हुआ? सबने अपने पैसे को फॉर्मलाइज कर दिया, तो जिसके पास अनऑथराइज वे में कोई भी पैसा था उसे टैक्स देना पड़ा, और इस तरह से टैक्सेशन सिस्टम को भी पता चला किसके पास कितनी सेविंग है, कहाँ कहाँ उनको टैक्स स्पेशली देखना है। तो टैक्स कलेक्शन थोड़ा बेटर हुआ। ठीक है, इंक्रीज भी हुआ। सो बेसिकली देखा जाए, ये था इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी चेंजेस, दैट इज 1991 के बाद। तो पहला तो था लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको सिर्फ इंश्योर किया वो अपने आप से सर्वाइव ज्यादा करे, और उनको बजटरी सपोर्ट कम दिया गया, सिर्फ उन्हीं को दिया गया जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, उनको कहा गया कि आप रेवेन्यू ड्रिवन मॉडल पे काम करना शुरू करिए, बस बहुत हो गया। ठीक है, फिर ये कोशिश करी, कंपटीशन इंक्रीज करी गई, एमएनसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, मार्केट में कंपटीशन लाया गया ताकि लोग अपने क्वालिटी पे काम करें, मोनोपोली एंड हो, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मोर डिमांडिंग कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया कि वाइडर चॉइस दी गई, कस्टमर्स को एनेबल किया गया कि उनके पास अल्टरनेटिव है, उनकी डिमांड्स को समझा गया, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाए गए। रैपिडली चेंजिंग टेक, देखा गया कि टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया गया। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी डाई कर गई थी या फिर हम कह सकते हैं पूरी तरह से आउटडेटेड हो गई थी, उसको हटाया गया। ठीक है, नेसेसिटी फॉर चेंज, मतलब जिसने अडेप्टेबिलिटी कर ली चेंज के, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो इवॉल्व हुआ, जिसका बिजनेस मॉडल इवॉल्व हुआ विद द टाइम, विद द चेंज, वही ग्रो करा। नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, उस समय ये भी डिसाइड हुआ कि विद द इवोल्यूशन ये हुआ कि मोर स्किल्ड वर्कर की जरूरत हुई हर सेगमेंट में, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो टेक हो। ठीक है, मार्केट ओरिएंटेशन शिफ्ट हुआ, सेलिंग कॉन्सेप्ट से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से मार्केट ओरिएंटेशन प्रोडक्ट आने लगे, जिसकी जितनी अच्छी मार्केटिंग, जो अपने आप को जितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाया, उसकी सेल ज्यादा हो रही है, क्योंकि सामान सभी ज्यादा अच्छे थे बट कोई अपने आप को बेच नहीं पा रहा था, तो मार्केटिंग ओरिएंटेशन प्रोडक्ट आए। बाकी लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट हम देख ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की बात करें तो पहला है स्ट्रैटेजिक अलायंस। अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो ऐसी कोई भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जिनको लगता है कि उनका सर्वाइवल अब मुश्किल हो रहा है, जैसे वोडाफोन आइडिया ने किया, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था तो उन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर लिया, साथ में हाथ मिला ले ताकि कंपटीशन में बने रहें, ताकि एलिमिनेट ना हो जाए मार्केट से। तो आज हमारे पास कौन से हैं? एयरटेल, जियो, बीएसएनएल एंड वोडाफोन एंड आइडिया, है ना।
नेक्स्ट, ब्रांड बिल्डिंग की कोशिश की गई, एग्रेसिव मार्केटिंग पे काम किया गया, एडवर्टीजमेंट पे काम किया गया, पोजीशनिंग पे काम किया गया। आज के समय पे देखा जाए ये एडवर्टीजमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लेवल पे अगर जाके अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मार्केट में पीछे, भले आप कितने ही अच्छे, ठीक है। सो यस, इवन बेकार से बेकार प्रोडक्ट भी हैं जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचने में सक्सेसफुल है, बट अगर उन्होंने अपने क्वालिटी पे काम नहीं किया, दे आर गॉन, ठीक है। तो ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना, अगर आपके पास क्वालिटी, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड इट विल केटर द नीड ऑफ द कंज्यूमर, तो आपके लिए अपनी ब्रांड पोजीशन पे काम करना उतना ही जरूरी है। लोग आपको जानेंगे, समझेंगे, तभी वो खरीद पाएंगे। आपके बारे में कोई आइडेंटिफाई नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो ब्रांड बिल्डिंग होएगी ही नहीं। तो ब्रांड पोजीशनिंग की भी टेक्निक इंप्लीमेंट करी गई थ्रू दी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। कस्टमर फोकस ज्यादा बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने मैगी कहानी सुनाई, मैगी ने क्या किया, हेल्दी मैगी निकाल दी, आटा मैगी निकाल दी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से कुछ ऐसे कस्टमर थे जो ये मैदे वाली मैगी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उन्हें खाने का मन है तो वो मैदा नहीं खाना चाहते, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालेंगे आटा मैगी, ठीक है। तो कस्टमर, लिसनिंग टू कस्टमर नीड्स, कंज्यूमर की नीड, वो चाहता क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, क्या उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी में ऑपरेशन, कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी। इंट्रोड्यूस किए गए ऐसे मेथड जिससे थोड़ी कॉस्ट कटिंग इंश्योर हो, ताकि जो फर्म के बिजनेस के प्रोडक्ट वो और सस्ते हो, ताकि एट रीजनेबल रेट कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सके, और एफिशिएंसी इंश्योर करी गई, सही टाइम पे सही प्रोडक्शन एंड अननेसेसरी टाइम इन सब पे मैनेजमेंट किया गया कि अनएफिशिएंट काम ना हो, इनएफिशिएंट काम ना हो, एंड इनएफिशिएंसी को रिमूव किया गया, ठीक है। इनएफिशिएंसी पे काम किया गया ताकि एफिशिएंसी हाई लेवल पे ब्रॉट इन की जा सके। टेक अपग्रेडेशन पे काम किया गया। टेक अपग्रेडेशन से मतलब है कि अडॉप्ट किए गए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सिस्टम, लेटेस्ट टेक को एनेबल किया। जैसे अभी एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो नहीं कर रहा है वो पीछे, उसका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। हर कोई कह रहा है एआई ड्रिवन फोन है, स्मार्टफोन में एआई है कि नहीं है। अब हर प्रोडक्ट में एआई स्पेसिफिक प्रोडक्शन आ रहा है, तो ये क्या है, एआई का जमाना चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि एआई ड्रिवन तो होना ही चाहिए। तो यस, ये थी मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू द चेंज टू द सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज। अगर आप देख रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है एज अ मैनेजरियल लेवल, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिसका यूज करके ये इंश्योर किया जा सकता है, सर्वाइवल इंश्योर किया जा सकता है इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो with the help of all these strategy, business environment business dynamic business environment में survival इंश्योर किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं सेशन के एंड की तरफ। तो ये बोर्ड एग्जाम पैटर्न के कुछ आपके क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट केस बेस्ड बन सकते हैं, लॉन्ग बेस्ड बन सकते हैं। वेरी शॉर्ट में आपके जैसे फॉर्मूला फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है ये पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड आ सकता है, लाइक हियर कृष्णा फर्निसेस द लॉस्ट मार्केट शेयर टू द न्यू एंट्रेंस, दे रिव्यूड द ऑपरेशन टू डिजाइन प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द ट्रेंड। तो यहाँ पे आपको आ सकता है कि आपको इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। अगर देखा जाए कि इस तरह से जो मार्केट शेयर गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसने अपना कंपटीशन उसका जो है वो बढ़ गया था, उसने ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं लाए, ये एक आपका चीज इसमें। दूसरा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करनी पड़ सकती है, डिमोनेटाइजेशन है, डायमेंशंस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चंस है जिनको आपको ध्यान में रख के चलना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी जितने भी एस्पेक्ट पे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी थी उसमें मैंने आपकी हेल्प करी, और आपके काफी जो क्वेश्चन थे इस चैप्टर से वो मैंने आंसर किए। सो दिस इज दी वन शॉर्ट रिवीजन जो कि आपकी हेल्प करेगा इस चैप्टर को इजी वे में अंडरस्टैंड करने की। सो ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है उन सभी एस्पेक्ट पे विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां हमने जाना कि बिजनेस अकेला नहीं चलता है, बिजनेस के साथ बाकी चीजें भी चलती हैं। ऐसी चीजें जो बिजनेस का हाथ पकड़ के चलती हैं, और ऐसी चीजें जो बिजनेस के कंट्रोल में तो नहीं होती हैं बट इंपैक्ट करती है। तो यहाँ हमने बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किए हैं। अब आगे के सीरीज में हम बाकी चैप्टर्स एंड केस स्टडी बेस्ड आपकी वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जहां आपको इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने में और आसानी होगी, और मैं आपको सिखाऊंगी कि केस स्टडी को इजी तरीके से कैसे सॉल्व करना है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपके रिवीजन में इस सेशन से होगी काफी हेल्प और आप इस सेशन से अपने इस चैप्टर को कर पाओगे अच्छे से रिवाइज। तो अगर इस सेशन से आपको किसी भी तरह की हेल्प मिली हो तो जरूर एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों से जरूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट कोई भी नई वीडियो आएगी तो आप तक सबसे पहले वो जरूर पहुंचे। हर एक नए अपडेट्स के लिए रहना है आपको रेडी, साथ ही साथ आपको रहना है एग्जाम रेडी। अपने रिवीजन को करते रहिए रोज, टाइमली, कंसिस्टेंटली, और हाँ रेस्ट जरूर करना है। इन सब में अपनी हेल्थ का रखे ध्यान, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी है। कोई चैप्टर छूट गया है कोई बात नहीं, आराम से अभी भी टाइम है। आप बस प्लान करते चलिए कि अगर कुछ छूट रहा है, देखो अगर आपने प्रॉब्लम यहाँ आइडेंटिफाई कर लिए तो सोल्यूशन ढूंढ लोगे। प्रॉब्लम ही नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो दिक्कत होती है। तो अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है तो सोल्यूशन आप जल्दी ढूंढ लोगे। एंड यहाँ भी हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेकर आए। So that's all for today's session. Have a great day ahead and thank you class. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।